नमस्कार, पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इतिहास क्लास के तहत हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे 1857 की क्रांति, यानी कि जो गदर हुआ, जो विद्रोह हुआ, उस पर निश्चित तौर पे बेहद ही महत्वपूर्ण, अक्सर यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्या केवल चर्बी लगे कारतूसों की वजह से इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा गदर हुआ, या उसके पीछे और भी कारण थे। अगर और भी कारण थे तो वो क्या थे, किस प्रकार से उन कारणों ने, उन चीज़ों ने एक इतने बड़े व्यापक विद्रोह क्रांति को जन्म दिया। तो निश्चित तौर पे ढेर सारे कारण हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण क्या रहे, राजनीतिक कारण क्या रहे, धार्मिक और सामाजिक कारण क्या रहे। एक सिंपल सा प्रश्न आता है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति का प्रमुख या यूं कहें तात्कालिक कारण क्या था। मैंने दो शब्द बोले, एक बोला प्रमुख और दूसरा बोला तात्कालिक। क्या दोनों शब्द एक ही हैं? निश्चित तौर पे नहीं है। तो मैं इनको आपको यहीं पे स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रमुख कारण और तात्कालिक कारण। चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो प्रमुख कारण अगर आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पे चर्बी लगे कारतूस तो आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो था आपका तात्कालिक कारण। यानी कि जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, ये था आपका तात्कालिक कारण। तो फिर प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि जो आर्थिक कारण आपका है, आर्थिक यानी कि अर्थ, पैसा, निश्चित तौर पे किसी भी समय, किसी भी समाज में अगर आर्थिक रूप से लोग मजबूत नहीं होंगे या यूं कहें कि संपन्न नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ की जनता में, वहाँ पे आक्रोश जो होगा वो प्रचुर मात्रा में उनके जहन में दबा रहेगा और वो एक प्रमुख कारण ही साबित होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था तो आप बताओगे वो था आपका आर्थिक कारण। यानी कि निश्चित तौर पे उस समय की जो अर्थव्यवस्थाओं संबंधी जो चीज़ें रहीं वो बहुत ही निम्न कोटि की रही होंगी, बहुत ही असंतोषजनक रही होंगी, और इसी वजह से आर्थिक कारण जो था वो इस क्रांति का प्रमुख कारण भी साबित हुआ। ठीक है, तो आर्थिक कारणों की हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। आर्थिक कारण में प्रमुख रूप से क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। पहला सबसे मेन चीज, यानी कि जिस प्रकार की राजस्व यानी कि कर वसूलने की जो नीतियां थीं अंग्रेजों की, वो बहुत ही कह सकते हैं कि गलत थी, नहीं होनी चाहिए उस तरह की नीति। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो, उसके तहत क्या, जो जमींदार थे, वर्ग थे, वो किसानों से क्या करते थे, कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, और बहुत ही बेरहमी के साथ, जबरदस्ती, अधिक मात्रा में। तो निश्चित तौर पे जो जमींदार वर्ग था वो क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था, किसका, किसानों का। तो इस प्रकार से साल भर खेती किसानी करने के बाद भी जो किसान वर्ग था, जो उसका परिवार था, वो भूखे पेट सोता था, वो टैक्स ही, कर को ही नहीं चुका पाता था। निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी समस्या रही होगी। तो इसी के तहत उस समय की जो करें थी, यानी कि जो करों की जो दर थी, करों की दरों का ऊंचा होना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स जो है वो अंग्रेजों के द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, इसके तहत अन्य अगर हम लोग बात करें तो आपने सुना होगा तिनकठिया प्रथा। क्या थी? तिनकठिया प्रथा।
तिनकठिया प्रथा भी एक कारण था। कौन सा कारण था? आर्थिक, है ना, आर्थिक कारण। इसमें क्या था आपका कि जो किसान था वो अपने खेत के 3/20 भाग पर नकदी फसलें, या कुछ लोग इसको नील की फसल भी बोलते हैं, हालांकि केवल नील की ही नहीं थी, अन्य फसलें जो नकदी थी वो भी इसमें शामिल थी। तो नकदी फसलों को उगाने के लिए उनको बाध्य किया जाता था, है ना, उनको बाध्य करते थे, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा था और वो अन्नदाता जो अन्न उगाता था वो भूखे पेट सोता था। उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। तो ये भी एक इसका कारण था। और कारणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आपने सुना होगा ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, ये भी एक कारण था। ये क्या थी? इसके तहत जो आपके कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प जो कारीगर थे, उनसे क्या करते थे अंग्रेज लोग, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का करते थे, उनको थोड़े बहुत पैसे दे करके साल भर के लिए या 2 साल के लिए, आजीवन जीवन पर्यंत के लिए उनको खरीद लेते थे कि इतने पैसे देंगे, इसका जो भी आप माल बनाओगे, ठीक है, वो केवल आप हम ही को बेचोगे, किसी और को नहीं बेच सकते हो। और बड़े ही औने पौने दामों में उनको खरीदते थे और विदेशों में जाकर के, अन्य जगह जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के उसको ऊंची कीमतों पे बेचते थे। तो इस प्रकार से जो हस्तशिल्प वर्ग था, जो कुटीर वर्ग था, वो भी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ था और बहुत ही परेशान था। तो निश्चित तौर पे ये कुछ कारण रहे जो कि आर्थिक गतिविधियों के लिए, आर्थिक असंतोष के लिए जिम्मेदार है। मैं फिर से यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, अलग कर दे रहा हूँ। कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं एसएससी में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कि 4 कारण देगा और उसमें से पूछेगा निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण था। ठीक है, निम्न में से 1857 का कौन सा आर्थिक कारण था, कौन सा धार्मिक कारण था, कौन सा सामाजिक कारण था, कौन सा सैन्य कारण था। तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो आर्थिक यानी कि जो अर्थ से संबंधित हो, टैक्स राजस्व से संबंधित हो, पैसे संबंधित हो। तो चाहे स्थायी बंदोबस्त रहा हो, यानी कि उस समय की जो कर वसूलने की प्रक्रिया रही हो, या ऊंची ऊंची लगान की दरें रही हो, चाहे तिनकठिया प्रथा रही हो, चाहे आपकी ददनी प्रथा रही हो, ये सब आपकी किस में आएंगी? आर्थिक कारणों में आएंगी। क्लियर? आगे बढ़ा जाए तो दूसरा कारण हमारा रहा वो था आपका राजनैतिक कारण। कौन सा? राजनैतिक कारण। इनको भी स्पेसिफाई करेंगे। राजनैतिक कारण मतलब उस समय की जो राजनीति चल रही थी, उस समय का जो माहौल था, उस समय के जो राज्य थे, उस समय के जो रियासतें थी, किस प्रकार से उस समय जो अंग्रेज थे किस प्रकार से अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे, वो भी इस क्रांति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आग में घी डालने का काम किया। चाहे वो आपकी डलहौजी की हड़प नीति हो, चाहे वो आपकी विलय जली की सहायक संधि हो, है ना। तो ये भी आपके कुछ राजनीतिक कारण थे। जैसे पहले कारण की अगर हम लोग बात करें तो एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन थे? मैं लिख रहा हूं, लॉर्ड एमहर्स्ट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बादशाह की बादशाहत को ही मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उस समय मुगल बादशाह का काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि लंबे समय से भारत पे जो मुगल सल्तनत थी, जो मुगल शक्ति थी, वो राज कर रही थी और जनता में, प्रजा में उनको लेकर के एक सम्मान का भाव था, उनको लेकर के एक आस्था थी। ठीक है, और जो आपके अंग्रेज अधिकारी थे एमहर्स्ट, उन्होंने बादशाह की बादशाहत को ही मानने से इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर पे जनता जो है इस चीज़ को लेकर आक्रोशित हुई, उसके मन में असंतोष आना लाजमी था। इसी प्रकार से एक काम किया आपके डलहौजी ने। ये सब आप लिखेंगे, ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे, पॉज करेंगे, जैसे भी आपको करना है। डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी ने जो आपके बादशाह थे उनसे लाल किला को खाली करने कहा, क्योंकि जो मुगल बादशाह थे वो हमेशा लाल किले में, यानी दिल्ली के लाल किले में निवास स्थल था उनका मकान था, उनका घर था। और उन्होंने क्या कहा डलहौजी ने कि आप इसको खाली करिए, आप इसको खाली करिए। तो इसको लेकर के भी
जो उस समय की जनता थी वो आहत हुई। जनता के साथ साथ जिसके साथ हो रहा है, यानी कि उस समय के जो मुगल बादशाह थे या उस समय के जो अन्य रियासतों के जो कह सकते नवाब रहे हों या उस समय के राजा महाराजा रहे हों, क्या वो आहत नहीं हुए होंगे? वो भी आहत हुए होंगे कि आज इनके साथ हो रहा तो कल मेरे साथ भी होगा, है कि नहीं? तो ये भी जो इनका कारनामा था, जो इनका स्टेटमेंट था, वो भी एक कारण था। कैसा? राजनीतिक। ध्यान रखिएगा। नंबर 3, अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो आपकी सहायक संधि हो, सहायक संधि, और चाहे वो आपकी हड़प नीति हो। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे आगे कि सहायक संधि क्या थी, किसकी थी। ये कई बार प्रश्न पूछता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है कि सहायक संधि किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की। और हड़प नीति थी मिस्टर डलहौजी की, डलहौजी, है ना। तो सहायक संधि के तहत ये जो वेलेजली थे, ये राज्यों रियासतों के पास जाते थे, बोलते थे कि कोई दूसरा राजा, दूसरी रियासत आप पे अटैक करेगी, आप पे आक्रमण करेगी, ऐसे समय मैं या मेरी जो अंग्रेजी सेना है वो आपकी मदद करेगी। ठीक है, आप हमसे संधि कर लीजिए, और उस संधि का नाम होगा सहायक संधि, यानी कि हम आपकी सहायता करेंगे। किससे? अन्य रियासतों से आपको बचाव करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा देंगे। आपको करना क्या होगा? आपको अपने खर्चे पे हमारी एक सैन्य टुकड़ी को अपने राज्य में रखना होगा। ठीक है, और होता क्या था कि कोई दूसरा राजा था, जो रियासत थी, वो तो अटैक नहीं करती थी, यही किसी न किसी चीज़ का बहाना बनाते थे, और इनकी सेना पहले से वहाँ पे मौजूद होती थी उनके राज्य में, और वहाँ पे क्या होता, विद्रोह करते थे, आक्रमण होता था, और धीमे से उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते थे। यानी कि यही थी आपकी वेलेजली की सहायक संधि, यानी कि एक कह सकते हैं पूरी तरीके से साम्राज्यवादी नीति, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाना इस नीति का एकमात्र उद्देश्य था। इसी प्रकार से डलहौजी की हड़प नीति थी। विभिन्न प्रकार के एलिगेशन लगा करके, आरोप लगा करके ये राज्यों को, चूंकि अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी जो ताकत थी उस समय बहुत ही बढ़ चुकी थी, बहुत ही कह सकते हैं कि अपने चरमोत्कर्ष पर थी, कोई भी छोटी मोटी रियासत अंग्रेजी सेना का सामना नहीं कर सकती थी। तो ये किसी न किसी राज्य में जा करके, रियासत में उनका कोई ना कोई मुद्दा बनाते थे और उनको क्या करते थे? हड़प लेते थे, और वो थी आपकी हड़प नीति। नाम से क्लियर है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका अगर एग्जांपल लेना चाहें तो बेस्ट एग्जांपल रहेगा आपका अवध, क्योंकि अवध का विलय जो है वो डलहौजी ने कराया, है ना। कब किया? 1856 में। कहीं ना कहीं सन देख के ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 56 में ये घटना घटती है और क्रांति कब होती है? 1857 में, यानी कि ठीक अगले वर्ष, है ना। तो जिस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था, उसको लेकर के भी जनता में, नागरिकों में एक असंतोष था। ठीक है, सिर्फ नागरिक ही क्यों, जो उस समय के राजा महाराजा थे, जो नवाब वर्ग था, ठीक ना, वो भी क्या था, काफ़ी हद तक उनसे क्या था, नाराज था कि ये तो किसी को भी मिला लेंगे। जैसे अवध को मिलाया गया अंग्रेजी साम्राज्य में, प्रश्न भी पूछा जाता है किस आधार पे, कौन सा आरोप लगाया था? तो इन्होंने लगाया था कुशासन का आरोप, कुशासन का आरोप। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके ऊपर अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि आप जो शासन है वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं और हम आपके राज्य को, आपके साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला रहे हैं। अब क्या कुशासन की कोई परिभाषा है? कुछ भी नहीं थी उस समय, है ना। जबकि यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैंने आपको बताया था बक्सर का युद्ध आपका हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यस, कमेंट करिए आप लोग नीचे, बक्सर का युद्ध कब हुआ? अगर नहीं मालूम है तो जो इतिहास की स्वतंत्र राज्यों का उदय है ना, उसका वीडियो देखिए, आपको लिंक जो है ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस को कंप्लीट करिए। तो ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और इसके ठीक अगले वर्ष ये था आपका बक्सर का युद्ध, और इसके यानी कि ठीक अगले वर्ष यानी 1765 में एक संधि हुई थी, मैंने वहाँ पे बताया आप लोगों को, इलाहाबाद की संधि। ठीक है,
उस क्लास में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा बताया हुआ है, जरूर देखिएगा आप लोग। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इस संधि के तहत ही ये कहा गया था कि जो अवध है वो हमेशा अंग्रेजों का सहयोगी रहेगा, अंग्रेजों के कभी विरोध में नहीं जाएगा। तो 1764 से लेकर के लगातार जो अवध था वो अंग्रेजों के समर्थन में था, अंग्रेजों के साथ खड़ा था। लेकिन 1856 में डलहौजी जो हैं उस पर कुशासन का आरोप लगाते हैं और उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण रहा इस क्रांति का। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो उस समय के कुछ राजा महाराजा थे, नवाब थे, उनको पेंशन भोगी कर दिया गया था। अंग्रेज क्या करते, उनको पेंशन देते थे और इसके बाद हुआ क्या, उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया, ठीक ना, पेंशन समाप्त करना, ये भी एक कारण था। यानी कि पेंशन जो उनको मिलती थी उसको समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने, और जिसकी वजह से जो शासक वर्ग था वो भी इनसे खासा नाराज हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल की जगह यहाँ पे ले तो जो अंतिम मराठा पेशवा थे, यस आप लोग बताइए, नीचे कमेंट करिए, अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। इनके एक दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनकी पेंशन को बंद कर दिया था किसने? अंग्रेजों ने, है ना। तो इस प्रकार से कई, केवल इन्हीं की नहीं, कई राजाओं की जो पेंशन थी वो बंद कर दी गई। तो निश्चित तौर पे उनको आहत हुआ होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि चाहे वो किसान वर्ग हो, है ना, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो शासक वर्ग हो, सब के सब अंग्रेजों की नीतियों से, अंग्रेजों से क्या है, नाराज हैं, खफा हैं। उनके दिलों में अंग्रेजी सरकार को लेकर के, अंग्रेजी सेना को लेकर के गुस्सा पनप रहा था और शायद यही एक कारण था इतनी बड़ी क्रांति का। तो ये सब आपके कैसे कारण हो गए? ये सब हो गए आपके राजनीतिक कारण। ध्यान दीजिएगा, सबको अलग अलग स्पेसिफाई करना। ये सारे के सारे क्या हैं? राजनीतिक कारण हैं। चाहे एमहर्स्ट हो, चाहे डलहौजी लाल किला खाली करो हो, चाहे सहायक संधि हो, चाहे हड़प नीति हो, चाहे पेंशन समाप्त करना हो, चाहे अवध का जिस तरह से विलय किया गया, ये सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगली बात हम लोग करते हैं धार्मिक एवं सामाजिक कारणों पर। तो आगे बढ़ें और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं धार्मिक और सामाजिक कारणों की। तो धार्मिक और सामाजिक कारणों में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला तो कारण ये था कि 1813 में, मैं लिख रहा हूँ 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइएगा, आराम से लिखिएगा। तो 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, यानी कि 1813 में क्या किया गया कि जो ईसाई मिशनरी थे, मिशनरी मतलब जो ईसाई धर्म के प्रचारक वर्ग था वहाँ का, ठीक है, तो उनको भारत में क्या कर दिया गया? प्रवेश के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। निश्चित तौर पे वो लोग क्या थे? मिशनरी थे, ईसाई धर्म यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अगर वो भारत आएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे वो लोग आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इस चीज़ से लेकर के जो भारत में, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा व्यथित हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अंग्रेज हैं ये धीमे धीमे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को ही समाप्त कर दें और सबको ईसाई बनने के लिए मजबूर कर दें, है ना। यानी कहीं ना कहीं अब जो अंग्रेज थे, यानी कि जो भारत की जनता थी, वो क्या अपने धर्म को लेकर के भी चिंतित हो गई, परेशान हो गई, व्याकुल हो गई। और हम भारतीयों की एक बड़ी खासियत है क्या? पेट पे लात मारो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन धर्म पे आंच आएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, जय श्री राम। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक कारण था। इसके अलावा अगर अन्य बात करें तो जिस प्रकार से भारत में चाहे वो बाल विवाह प्रथा हो, चाहे वो विधवा प्रथा हो, है ना, या आपकी पर्दा प्रथा हो, या आपकी सती प्रथा हो आदि,
है ना। तो इन सभी प्रथाओं को अंग्रेजों ने क्या किया था, समाप्त किया था। निश्चित तौर पे आज के समय में हम लोग अच्छी से भली भांति से ये जानते हैं कि सारी प्रथाएं क्या हैं, गलत थी, किसी के हित में नहीं थी, ना इंसान के हित में, ना समाज के हित में, ना धर्म के हित में और ना ही मानवता के हित में। लेकिन उस समय का जो वर्ग था निश्चित तौर पे, ठीक है, उनके लिए इन प्रथाओं का, इन कुप्रथाओं का, अगर मैं सही बोलूं तो कुप्रथाओं का बड़ा ही गहरा प्रभाव था और उनके लिए वो मरने मारने पे आमादा रहते थे, क्योंकि शिक्षा इतनी अधिक नहीं थी, बुद्धि का इतना अधिक विकास नहीं था, है ना। तो निश्चित तौर पे इन कुप्रथाओं पे उस समय का जो सामाजिक वर्ग था उसकी आस्था बहुत ही अधिक थी और अंग्रेजों ने इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त किया। तो उस समय का जो समाज था उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि धीमे धीमे करके हमारी सारी प्रथाओं को, हमारे धर्म को ये जो ईसाई हैं, जो अंग्रेज हैं, ये क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यानी कि हमारा धर्म खतरे में है। और कारणों की अगर हम लोग बात करें तो जिस प्रकार से अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को असभ्य, जानवर समझते थे, यानी कि उनका मानना था कि वो इंसान है और हम सब क्या हैं, जानवर हैं, मतलब हम सब असभ्य हैं। तो जिस तरीके से वो हमारे साथ बर्ताव करते थे, उत्पीड़न करते थे, जिस प्रकार से हमारी उपेक्षा करते थे, वो भी भारतीयों को बर्दाश्त नहीं थी, है ना। इसका अगर आपको एक एग्जाम्पल दें, यानी कि भारतीयों को, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे, भारतीयों को असभ्य एवं चलिए असभ्य समझना, है ना। तो भारतीयों को असभ्य समझना ये भी एक कारण था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अगर आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको असभ्य समझ रहा है, जाहिल गंवार समझ रहा है, तो वो आपसे ठीक सीधे मुंह बात नहीं करेगा और निश्चित तौर पे आप उसके प्रति कभी भी निष्ठावान नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से उस समय का जो समाज था वो अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसका अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो कहते हैं कि उस समय के जो क्लब थे, जो होटल थे, वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता था और उस बोर्ड में लिखा होता था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो उस समय जो अंग्रेज वर्ग थे वो भारतीयों की तुलना कुत्तों से करते थे, डॉग से करते थे। इससे ज़्यादा अपमान और क्या हो सकता है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा आर्थिक कारण क्या थे, राजनैतिक कारण क्या थे और धार्मिक एवं सामाजिक कारण क्या थे। ये थे आपके सारे कारण। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि सैन्य कारण क्या थे और तात्कालिक कारण जो था चर्बी लगा कारतूस, वो कितना ज़्यादा जिम्मेदार था, कितना महत्वपूर्ण था, किस प्रकार से क्रांति होती है। तो अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी कारणों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।